Welcome students. Today I am going to discuss calculation of due date and different use of bills under bills of exchange. आज हम आपके सामने में ड्यू डेट के कैलकुलेशन की जानकारी और बिल के विभिन्न प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी उदाहरण के साथ विथ एग्जांपल हम आपके सामने में जानकारी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट रहता है। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ड्यू डेट की गणना हम कैसे करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बिल्स का यूज जो है वो ज्यादा यूजफुल है इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। उधार लेन देन की परिस्थिति में बिल का विशेष महत्व है। नगद लेन देन में बिल का इंपॉर्टेंस नहीं है। फाइनली उससे हर हालत में हम देखते हैं कि कस्टमर के द्वारा फार करके फेंक दिया जाता है। बट इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस उधार लेन देन की स्थिति अगर बनती है तो उस स्थिति में हम पाते हैं कि ड्यू डेट तक एटलीस्ट ड्यू डेट तक ड्रॉयर बिल को रिटेन करके रखता है। जैसे ही पेमेंट मिल जाता है बिल का इंपॉर्टेंस खत्म, बिल उसे कस्टमर्स को दे दिया जाता है। नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में बिल का यूज पेमेंट लेने के लिए कोर्ट तक में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बिल इज इम्पॉर्टेंट ओनली इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। लेन देनों के हिसाब से या आप कहिए लेन देन को कंप्लीट करने के हिसाब से बिल का इस्तेमाल में ड्यू डेट का महत्व उधार लेन देन की परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। जब हम ऐसे ही लेन देन करते हैं, ओरली करते हैं, विदाउट पेपर डॉक्यूमेंट और बिल के करते हैं, तो एग्जैक्टली पीरियड ऑफ एग्रीमेंट के बाद जो डेट आएगा वही हमारा ड्यू डेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आज हमारा डेट है 1 जनवरी और हम 1 महीने के लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शंस किए हैं, तो निश्चित रूप से पॉजिटिवली उसे 1 फरवरी तक पेमेंट कर देना है। लेकिन एज एंड व्हेन जैसे ही हम बिल का यूज कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट में 3 डेज एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, जिसे डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। बिल का पीरियड कुछ भी हो 3 दिन ही एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस या अनुग्रह दिवस या छूट का दिन कहते हैं। इसका कारण है चूंकि कस्टमर और सेलर के बीच में डिस्टेंस है और पॉजिटिवली ड्यू डेट में ऑनर होना चाहिए, ड्यू डेट का ऑनर होना चाहिए। इसी के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि हर हालत में आपको उस 3 दिन पीरियड के अंदर में पेमेंट कर देना है। लेकिन याद रखना है, अगर वो 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आ रहा है, अगर वो डेट नेशनल हॉलीडे है या प्री अनाउंस्ड हॉलीडे है, पूर्व निर्धारित छुट्टी का दिन है या राष्ट्रीय छुट्टी का दिन है, तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति में याद रखना है 1 डे अर्लियर विल बी ड्यू डेट। 1 दिन पहले ही ड्यू डेट हो जाएगा। और अगर इंसिडेंटली अगर कोई हॉलीडे हो जाता है, एकाएक किसी कारण से कोई छुट्टी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 1 दिन बाद ड्यू डेट के दिन एकाएक कोई कारण से छुट्टी हो जाती है तो ड्यू डेट के बाद एक अगले दिन उसका ड्यू डेट माना जाएगा, पेमेंट डेट माना जाएगा। इन सभी बातों को याद रखना है। तो ड्यू डेट का जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इस तरीके से होगा। ड्यू डेट इक्वल टू बिल डेट प्लस पीरियड या टेन्योर ऑफ बिल प्लस 3 डेज इक्वल टू डेज ऑफ ग्रेस। इसे हम क्या कहते हैं? डेज ऑफ ग्रेस, छूट का या अनुग्रह दिवस, डेज ऑफ ग्रेस। इस तरीके से सब कुछ प्लस करने के बाद जो डेट आएगा वो हमारा ड्यू डेट होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए हमने 1 जनवरी को बिल ड्यू किया है, पीरियड है 2 मंथ्स प्लस 3 डेज, तो जनवरी के बाद हम 2 महीने जंप करेंगे, फरवरी 1, मार्च 1 प्लस 3 डेज, मार्च 1 में 3 दिन और ऐड करेंगे तो मार्च 4th मार्च हमारा ड्यू डेट। इसी तरीके से मान लीजिए 1 जनवरी को हम 90 डेज के लिए बिल लिखे, तो प्लस 90 डेज करेंगे प्लस 3 डेज करेंगे
और ऐसा सब कुछ ऐड करने के बाद अब देखें कौन सा मंथ और कौन सा डेट आ रहा है, वही हमारा ड्यू डेट होगा। हमारे कहने का मतलब 1 जनवरी में जब 90 दिन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 जनवरी प्लस 3 डेज जोड़ेंगे तो आ जाएगा 93 जनवरी। हम जानते हैं जनवरी में 93 नहीं होता है, जनवरी में मैक्सिमम डेट कितना आता है, तो 31 का जनवरी होता है। आप काउंट करना जानते होंगे, ऊपर में आने से 31 होगा, बीच में आने से 30th या 28 या 29 होगा, फरवरी में 28 या 29 होता है। तो जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद फिर अगस्त, जुलाई भी 31, अगस्त भी 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एकदम इस तरीके से मुट्ठी बांध करके आप देख लीजिए कि जो अपर साइड में आ रहा है वो 31 डेज का होगा, 31 डेज का होगा, और जो नीचे में आ रहा है ग्राउंडेड है वो 30 दिन का होगा, फरवरी को छोड़कर। अब फरवरी की बात जब हम करते हैं तो फरवरी में हम जानते हैं या तो 28 दिन का होगा फरवरी, या 29 दिन का होगा। कब 28 दिन का होगा, कब 29 दिन का होगा, याद रखना है। लीप ईयर होने से 29 डेज का। अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं, तो लीप ईयर में कैलकुलेशन का तरीका है ईयर डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर 0 है, हाशिया या बचने वाला वैल्यू 0 है, तो 29 डेज लीप ईयर कहलाएगा 29 डेज। और अगर रिमाइंडर में कुछ भी बच जाता है, 1 2 3 कुछ भी बच जाता है, तो उस कंडीशन में 28 डेज का फरवरी होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं है, ईयर नहीं, ईयर इज नॉट गिवन, देन 28 डेज फरवरी का माना जाएगा। इन बातों को एकदम याद रखना है, इस बात को गौर करते हुए हम हमेशा डेज को कैलकुलेट करें। तो इस तरीके से जनवरी कितने दिनों का होता है, 31, बचा कितना फिर 62 डेज। अब जनवरी एंड कर गया तो आया क्या फरवरी, फरवरी कितने दिनों का होगा, ईयर मेंशन नहीं है तो 28 डेज माइनस करेंगे, तो बचा कितना 8 4 12 3 3 6, ये आ गया कौन सा महीना, मार्च। फरवरी एंड कर गया तो मार्च आ गया। अब मार्च में हम जानते हैं 31 डेज होता है, तो आ गया हमारा 3 तारीख। मार्च के बाद कौन सा महीना आ गया, अप्रैल आ गया। ड्यू डेट क्या आ गया हमारा, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल हमारा नेशनल हॉलीडे है, और एकाएक तो हॉलीडे है नहीं, कोई अभी कोई इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में है नहीं, इस कारण से हम 3 अप्रैल को ही डेट मानेंगे। यहीं पर मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन के बाद 15 अगस्त आ जाता, 26 जनवरी आ जाता, 2 अक्टूबर आ जाता, तो एक दिन पहले पेमेंट डेट माना जाता। अगर एकाएक कोई छुट्टी हो जाती है तो फिर एक दिन बाद हमारा पेमेंट डेट माना जाएगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना ड्यू डेट कैलकुलेशन। और अगर आप इतनी बातों को समझ गए हैं तो आपके बुक में प्राय स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो है सिर्फ ड्यू डेट कैलकुलेशन से रिलेटेड है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स का ड्यू डेट कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस कारण से हर एक ड्यू डेट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं, हम उसकी जानकारी देंगे। Now the next part of this video is different use of bill. अनेक इस्तेमाल जो बिल का होता है उसकी जानकारी अब हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं बिल्स ट्रांजैक्शंस में 2 पार्टी होता है, एक ड्रॉयर और दूसरा ड्रॉइंग। ड्रॉयर क्या कर रहा है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉयर क्रेडिट सेल करता है। क्रेडिट सेल कंडीशन में हम जानते हैं एंट्री रिसीवर होगा ड्रॉइंग टू सेल्स। इसके पश्चात क्या करेगा, तो एक्सेप्टेंस रिसीट, यह बिल लिखेगा
और बिल पर स्वीकृति मिलेगी। तो बिल आने पर जैसा कि हम जानते हैं, ड्रॉयर जब भी लिखेगा अपनी पुस्तक में बिल को बीआर के नाम से लिखेगा, ड्रॉई जब भी लिखेगा बिल को बिल्स पेबल के नाम से, बीपी के नाम से। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। नेक्स्ट, ड्यू डेट का इंतजार होगा। ड्यू डेट आने पर पेमेंट रिसीव की एंट्री बनेगी और पेमेंट रिसीव्ड किस कंडीशन में, जबकि बिल रिटेन करके वह अपने पास रखता है, ये कंडीशन है। व्हेन बिल retained by the drawer till the due date and payment received, अपने पास वो बिल रखता है और पेमेंट खुद प्राप्त करता है। ये पहला कंडीशन है, पहला यूज है बिल का। तो अगर ऐसा होता है तो पेमेंट खुद मिल रहा है, खुद ले रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और अब बिल का यूज खत्म होने की बात हो गई है, इसलिए टू बीआर अकाउंट, बिल चला जाएगा। ये एंट्री कब बनेगी? तो ड्यू डेट में बनेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बिल को अपने पास रिटेन करके रखे और पेमेंट खुद ले। इससे अलग भी स्थिति बन सकती है। इससे अलग क्या स्थिति बन सकती है? अगर उसे बीच में ही पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो मान लीजिए ड्रॉयर ए है, ड्रॉई बी है, और इसको बीच में ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो इमीडिएटली वो जैसे ही बिजनेसमैन कस्टमर्स को पैसे की जरूरत पड़ती है, उसका तुरंत डायरेक्शन बैंक की तरफ होता है। तो जैसे ही पैसे की जरूरत बीच में होगी, वो सोचेगा कि जब बिल हमारे पास में है तो क्यों हम कहीं से क्रेडिट में या हाथ फैलाए पैसा ले। हम बिल को लेकर के अपने बैंक में चले जाते हैं जहां हम कस्टमर हैं, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, और बैंक अपने कस्टमर को बिल लेकर के पैसा देने का सर्विस प्रोवाइड करती है। नेचुरली बिजनेसमैन है बैंक, कोई भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करती, उसके लिए चार्जेस लेती है। तो बिफोर टाइम ये पेमेंट कर रही है, पैसा दे रही है, इस कारण से कुछ पैसा डिडक्ट करेगी, काटेगी, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज डिस्काउंट। इस कारण से इस प्रोसेस को हम कहते हैं बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंकर। जब हम अपने बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं, इस कंडीशन में बिफोर ड्यू डेट, ऐसा कब होगा? बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही ऐसा होगा। तो थर्ड प्लेस में पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री नहीं हो करके उसके जगह पर हम इस कंडीशन में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री करेंगे और ड्यू डेट से पहले करेंगे। पेमेंट बैंक से मिल रहा है, पैसा आ रहा है, डिस्काउंट करा रहे हैं, तो बैंक कुछ चार्जेस ले रहा है जो मेरे लिए एक्सपेंस है, जिसको हम डिस्काउंट के नाम से लिखेंगे, और बिल जाएगा इसलिए टू बीआर के नाम से लिखेंगे। ये हो गया हमारा बी कंडीशन। अब सी कंडीशन की बात करते हैं। ड्रॉयर है, ड्रॉई है, ना तो अपने पास रिटेन किया ड्रॉयर बिल को, ना ही बिल पैसे की जरूरत है जो बिल को डिस्काउंट करावेगा, बल्कि यह भी कहीं से क्रेडिट में परचेज किया है या किसी का पैसा ड्यूज है, इसको देना है। तो ऐसी स्थिति में जो बिल इसके पास आया वही बिल ये ट्रांसफर कर देता है। मान लीजिए एक्स है, एक्स को बिल ट्रांसफर कर देता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ बिल। एक्चुअली यहाँ पर टर्म दिया जाएगा इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब अगर बिल की ऐसी कंडीशन है, ये परिस्थिति है, तो अकाउंटिंग क्या है, अब ये जानना है। तो जब इंडोर्समेंट ऑफ बिल है तो बिल का रिसीवर कौन है? एक्स है, जो कि यहाँ पर जाना जाएगा इंडोर्सी के नाम से। तो क्वेश्चन में नाम दिया है तो नाम यूज करेंगे ना, अदरवाइज इंडोर्सी लिखेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, इंडोर्सी इज द रिसीवर, मींस इंडोर्सी डेबिट हो जाएगा, और टू बीआर अकाउंट बिल जा रहा है। अब इन दोनों कंडीशन में ड्यू डेट की जब बात करते हैं
तो यहाँ पर ड्यू डेट में पेमेंट ये करेगा, इसको करेगा, लेकिन मानेगा कि हमने ड्रॉयर का पेमेंट किया, बैंक से इसका कोई संबंध नहीं, डिस्काउंटिंग ये किया, ये जाने। इस कंडीशन में भी इंडोर्समेंट ये कर रहा है, मतलब ये आदेश दे रहा है ड्रॉई को कि आप पेमेंट कर दीजिए एक्स को, ये करेगा एक्स को, लेकिन मानेगा कि हमने ए का पेमेंट किया। तो ड्यू डेट में ड्रॉई के यहाँ अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाद में हम बतलाएंगे। फिलहाल ड्रॉयर के यहाँ के स्टेप्स में एंट्रीज या डिफरेंट यूज में डिफरेंट कंडीशंस में एंट्रीज बदलेगी। हर हालत में अगर क्रेडिट सेल से स्टार्ट हुआ है तो क्रेडिट सेल की एंट्री होगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड है तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, आगे बात बढ़ी है, एक्सेप्टेंस बोले या ना बोले, एक्सेप्टेंस की बात बिना आगे बात बढ़ेगी नहीं, इसलिए एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की एंट्री कंपलसरी। इसके पश्चात अगर फर्स्ट कंडीशन है तो ये एंट्री बनेगी, अगर सेकंड कंडीशन में है तो ये एंट्री बनेगी और ड्यू डेट में कोई एंट्री नहीं बनेगी। थर्ड कंडीशन में है तो फिर इन दोनों के बाद ये एंट्री बनेगी, ड्यू डेट में इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि ड्यू डेट में पेमेंट ड्रॉयर को नहीं मिलना है। डी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ए ड्रॉयर है, बी ड्रॉई है, ये ना अपने पास बिल रिटेन करके रख रहा है, ना ही डिस्काउंट कराया है, ना ही इंडोर्समेंट किया है, बल्कि जैसा कि हम जानते हैं कोई भी मीडियम या लार्ज साइज का जो सेलर होगा उसके पास न जाने कितना बिल डे बाय डे लिखा जाएगा। इस कंडीशन में हर एक का ड्यू डेट में पेमेंट लेना बहुत मुश्किल है उसके लिए, या दूसरे शब्दों में इन जनरल भी पेमेंट लेना सबसे डिफिकल्ट वर्क है। इस कारण से जहां कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात आती है तो बैंक की तरफ बिजनेसमैन जाता है और बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि आप हमारे बिल को कलेक्ट कीजिए, ड्यू डेट आने पर पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए। इस कंडीशन को बिल्स फॉर कलेक्शन के नाम से जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी जा रही है, तो बैंक, किस बात के लिए, कलेक्शन के लिए। ये कब दे दिया जाता है, तो जैसे ही एक्सेप्टेंस मिला, जब बैंक से ये काम लेना है तो तुरंत इमीडिएट बैंक को हम डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस डी कंडीशन में दो बातें हैं, दो एंट्री बनेगी। पहली बात, जब बिल को बैंक में जमा करेंगे, बिल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, इस कंडीशन में बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। अब ड्यू डेट आएगा तो उस कंडीशन में ड्रॉई बैंक को पेमेंट करेगा, कलेक्शन बैंक को होगा, और बैंक जो है किसका पैसा कलेक्ट कर रही है, ड्रॉयर का, तो बैंक ड्रॉयर के अकाउंट में पैसा डाल देगी। तो हमारे अकाउंट में जब पैसा आएगा, चाहे पॉकेट में आए चाहे मेरे अकाउंट में, पेमेंट इसको मिल रहा है ड्यू डेट में, इसलिए ड्यू डेट में ये पेमेंट लेने की एक और एंट्री बनाएगा। तो ड्यू डेट आने पर इस कंडीशन में ड्रॉयर के यहाँ एक और एंट्री बनेगी, फॉर कलेक्शन में या फॉर बिल कलेक्टेड, बिल कलेक्टेड, बिल का पैसा कलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एक और एंट्री बनेगी। पैसा आ रहा है इसलिए कहां पे आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। इस तरीके से ड्रॉयर के यहाँ बिल का 4 यूज है, कोई एक यूज आपके किसी एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन में इसके बाद पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री बनेगी। सेकेंड कंडीशन है तो इसके पश्चात बिल बैंक से डिस्काउंटिंग की एंट्री बनेगी, ड्यू डेट में कोई एंट्री नहीं होगी। थर्ड कंडीशन में है तो इंडोर्समेंट की एंट्री बनेगी, ड्यू डेट में कोई एंट्री नहीं होगी। फोर्थ कंडीशन में है तो बिल को डिस्काउंट, बिल को कलेक्शन के लिए बिल बैंक में जमा करने की एंट्री होगी, और फिर ड्यू डेट आने पर चूंकि पैसा मेरे ही अकाउंट में जमा हो रहा है इसलिए हम अपने यहाँ कलेक्शन मिलने के लिए भी एंट्री बनाएंगे। जहां तक ड्रॉई की बात है तो ड्रॉई तो सबसे पहले क्रेडिट परचेज करता है, तो क्रेडिट परचेज की एंट्री आप सभी जानते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर,
इसके पश्चात क्या करेगा ये, फॉर एक्सेप्टेंस रिसिप्ट, एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट होगा फॉर एक्सेप्टेंस गिवन, ये बिल की स्वीकृति देगा। तो इस कंडीशन में रिसीवर कौन है, बिल का एक्सेप्टेंस लेने वाला कौन है, तो ड्रॉयर डेबिट, और बिल जा रहा है, बिल ड्रॉई के यहाँ आने की स्थिति में हो चाहे जाने की स्थिति में हमेशा बिल्स पेबल ही लिखना है। अब ड्यू डेट आता है, थर्ड कंडीशन। ड्यू डेट में सोचने की बात है, पेमेंट ये ड्रॉयर को डायरेक्ट करे, चाहे ड्रॉयर के आदेश से बैंक को करे, ड्रॉयर के आदेश से इंडोर्सी को करे, चाहे ड्रॉयर के आदेश से बिल को कलेक्शन के लिए बैंक को पेमेंट करे, ये मानेगा कि हमने पेमेंट ड्रॉयर का पेमेंट किया, इसका कोई संबंध बैंक से, इंडोर्सी से, बैंक और कलेक्शन में भी बैंक से नहीं है। इसलिए ये जो है डिस्काउंटिंग की कोई एंट्री नहीं बनाएगा, इंडोर्समेंट की अपने यहाँ कोई एंट्री नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर में वो है ही नहीं, ड्रॉयर और बैंक है, ड्रॉयर और इंडोर्सी है, ड्रॉयर है, बैंक है। सीधे ड्यू डेट में पेमेंट ये करता है, करेगा, और किसी को भी पेमेंट करे, किसी को भी ड्रॉयर के आदेश से पेमेंट करे, ये मानेगा कि हमने ड्रॉयर का पेमेंट किया, इसलिए ड्यू डेट में पेमेंट की एंट्री बनाएगा फॉर पेमेंट मेड। एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चाहे वो कंडीशन ए हो, बी हो, सी हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कंडीशन ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी, किसी भी कंडीशन में इसके यहाँ की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर हालत में पेमेंट करने की एंट्री बीपी टू कैश ही होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बतलाएंगे, चारों कंडीशन में एक एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको जर्नल एंट्री लिखना सिखलाएंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो हमारा जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन केस बिल्स आर पेड और ऑनर्ड इन ऑल द केसेस और कंडीशंस ऑफ बिल और यूसेज ऑफ बिल। बिल के विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न लेन देनों में ड्रॉयर के यहाँ और ड्रॉई के यहाँ क्या क्या जर्नल एंट्री होती है, विस्तार से अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिएगा, ये चैप्टर खासकर स्टेप वाइज, हर वीडियो स्टेप वाइज देखते जाइएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक से बनाते जाइएगा, तो बड़ी आसानी होगी समझने में, और कोई एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, कारण कि हर दिन जो शुरुआत होगी, शुरुआत से ही एंट्री जो बतला रहे हैं उसी